हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से है। ये जो एक्ट है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर सीटेट के एग्जाम में इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूरी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, कब जो है ये अधिनियम पारित हुआ था, और जो है इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, कितनी जो है असक्तताओं के बारे में ये जाना जाता है। पहले कितनी असक्तताएं थी, फिर उसके बाद कितनी बढ़ा के कर दी गई है, और जो आपकी असक्तताएं हैं जो दिव्यांगजन के या दिव्यांगता के अंतर्गत आती हैं वो कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले कई वर्षों में आपके पूछे गए हैं, और आपको ये जो है क्लास देखने के बाद एक तरीका आपको मालूम हो जाएगा, एक आइडिया मालूम हो जाएगा कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उससे संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं सबसे पहले कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ये क्या है और ये कब पारित हुआ था, ठीक है। तो बात करें अगर इसकी जो है आरपीडब्ल्यूडी की, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कहते हैं अगर हिंदी की बात करें तो, ठीक है। और इसका जो है अगर इसकी बात करें कब ये पारित हुआ था, तो 28 दिसंबर 2016 को ये जो है अधिनियम यानी दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम जो 2016 ये पारित हुआ था। 2016 के में जो है पारित हुआ था, तभी इसका नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, ठीक है। या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के नाम से भी जाना जाता है। कब ये जो है पारित किया गया था, 28 दिसंबर 2016 को। किस नाम से, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 या फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राज्यसभा द्वारा पारित होते ही वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। कहने का मतलब जब ये जो है आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम नहीं पारित हुआ था, इससे पहले ये जो है 1995 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को जो है पारित हुआ था। 1995 में जब ये 2016 में पारित हुआ, तो इसको जो है 1995 वाला जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम था जिसमें 7 असक्तताएं थी उनको जो है निरस्त कर दिया गया, और ये जाना गया किसके नाम से, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से, ठीक है। उसमें जो है जब 1995 में जो पारित हुआ था राज्यसभा के द्वारा, उसमें जो है 7 असक्तताएं थी, और ये जो केंद्र सरकार द्वारा जो यह पारित हुआ था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में, इसमें कितनी हो गई थी, बढ़ा के 21 हो गई थी, ठीक है। तो इतना डिफरेंट हुआ था, यानी जो 1995 में राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, उसमें 7 असक्तताएं थी, 7 दिव्यांगताएं थी, यानी 7 प्रकार की जो बीमारियां होती दिव्यांगजन वाली वो जो है उसमें शामिल थी। उसके बाद फिर ये 28 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा ये जो है अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया, 28 दिसंबर 2016 को। किस नाम से, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को। और उसके बाद जो है यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के नाम से जो है पारित हुआ। उसके बाद इसमें 7 सशक्तताएं की जगह यानी जो 7 जो है दिव्यांगता हैं उसकी जगह कितनी बढ़ा दी गई, 21 बढ़ा दी। जब से ये पारित हुआ 28 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, तब से लेकर अब तक जो जितनी भी असक्तताएं हैं या जितनी भी दिव्यांगता हैं वो आपकी 21 मानी जाती हैं, ठीक है। आज तक जो है 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं जो कि जो है शामिल है इसमें, और जितनी भी 21 प्रकार के जो व्यक्ति हैं यानी फिर जितनी भी बीमारियां हैं जिनको दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है उनको एक विशेष जो है आरक्षण मिला हुआ है, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करें कि जो 21 असक्तताएं हैं या 21 जो दिव्यांगता है वो कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंधापन की। जो अंधापन है यानी जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं या कम देख पाते हैं वो भी आपका जो है दिव्यांगताओं में से एक जो माना जाता है। जो 21 असक्तताएं हैं, 21 दिव्यांगता हैं, उसमें से एक माना जाता है अंधापन। दूसरा आपका कम देख पाना, एक होता अंधापन पूरी तरह से यानी कोई भी व्यक्ति ना देख पाए, एक होता कम देख पाना यानी कि कुछ देख पाए कुछ ना देख पाए। कभी कभी होता है कि एक आंख से देख पाता है व्यक्ति, एक आंख से नहीं देख पाता, तो वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आता है या असक्तताओं में माना जाता है। कुष्ठ रोग एक रोग है, ये भी जो है आपके असक्तताओं में है। 21 जो असक्तताएं हैं उसमें से एक जो है कुष्ठ रोग भी है। कम सुनना, जो व्यक्ति कम सुन पाते हैं वो भी जो है इसी श्रेणी में आते हैं। लोकोमीटर विकलांगता जो है ये जो एक बीमारी है ये भी आपकी 21 असक्तताओं में से एक है। बौनापन, जो व्यक्ति छोटे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो व्यक्ति हैं लोग हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है,
बिल्कुल बौने होते हैं, तो ये भी दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्धिक विकलांगता, यानी जो मानसिक रूप से जो है कमज़ोर है वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक जो कोई बीमारी हो जाती है किसी भी व्यक्ति को, वो भी जो है इसी श्रेणी में आता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी कि ASD, ये भी इसी जो है कैटेगरी में आता है। सेरेब्रल पॉल्सी ये भी आता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी इसी श्रेणी में आता है। जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, विशिष्ट सीखने की क्षमता, जो व्यक्ति जो है कि कोई भी चीज़ को सीखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं तो भी नहीं सीख पाते, यानी जो किसी भी चीज़ को सीखने में उनको कठिनाई होती है, तो वो भी इसी जो है श्रेणी में आता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दूसरा है भाषा विकलांगता, तीसरा है थैलेसीमिया जो बीमारी होती है ये भी इसी श्रेणी में आता है। स्किल सेल रोग, ये जो रोग है ये भी इसी श्रेणी में आता है। हीमोफीलिया ये भी इसी श्रेणी में आता है। बहरापन, यानी जो व्यक्ति जो है किसी बीमारी की वजह से बहरे हो जाए, कम सुनाई पड़ा, वो भी, या फिर एसिड अटैक, जो एसिड अटैक होते हैं वो भी इसी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है पार्किंसंस रोग, ये जो रोग है ये भी आपके दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। टोटल आपके 21 जो अशक्तताएं हैं या 21 जो दिव्यांगताएं हैं ये इसी श्रेणी में आती हैं। इन जो 21 दिव्यांगताएं हैं इनको यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही है कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है इनमें से कौन सी दिव्यांगता की श्रेणी में आती है, कौन सा जो बीमारी है जो अशक्तता है या फिर दिव्यांगता की श्रेणी में आती है। तो इन सभी को 21 को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इनको देख लेंगे तो आपको जो है वहाँ पे आसानी होगी चीज़ों को सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्तियों के समान अधिकार एवं समान हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग लोगों को सरकारी व गैर सरकारी लाभों में आरक्षण दिया जाता है। ये जो पारित हुआ है RPWD एक्ट 2016 में, ये इसलिए पारित हुआ है कि जो इस कैटेगरी के लोग हैं उनको सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में इनको जो भी लाभ हो उनका उसमें जो है आरक्षण मिले। कोई भी व्यक्ति अगर इस श्रेणी में आता है, 21 जो दिव्यांगताएं इस श्रेणी में अगर आता है तो उसको जो है स्पेशल जो है आरक्षण दिया जाता है। सामान्य व्यक्ति के अलावा उनको ज़्यादा आरक्षण मिलता है क्योंकि वो दिव्यांग है। ठीक है, तो इसको पारित करने का उद्देश्य ही यही है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है, जिनको समाज में हीन भावना से देखा जाता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनको समाज से बाहर कर दिया जाता है, कई बार स्कूल में उनका एडमिशन नहीं किया जाता, बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जाता, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है इसको पारित किया गया ताकि उनको सबको सम्मान मिले, जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सम्मान मिले। और जो भी संस्थान, अगर वो सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं भी किसी भी संस्थान में जाते हैं तो उनको एक आरक्षण मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है ये जो पारित हुआ RPWD एक्ट, इसको पारित किया गया है 2016 में। RPWD एक्ट उन अधिकारों की व्याख्या करता है जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम के तहत पाने के हकदार। हमने बताया ना कि उनके जो खुद के अधिकार है, अगर उनका पढ़ने का अधिकार है, कहीं घूमने का अधिकार है, कुछ खाने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, ये जो भी उनके अधिकार है उनको जो है पाने के वो हकदार है। ये जो अधिनियम लागू किया गया इसका एक मकसद यही था कि जो भी व्यक्ति हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उन सभी को उनके जो भी उनके जो भी अधिकार हैं उनको उनका पाने का जो है हक मिलना चाहिए, वो उनके हकदार हैं। ठीक है, ना कि जो है उनमें कोई भेदभाव किया जाए, उनमें कोई हीन भावना या लोग जो है उनमें उनको जो है अपने समाज से बाहर कर दे, तो ये सारी चीज़ें ना होने पाए, इसलिए जो है जो अधिनियम लागू, इसीलिए ये जो RPWD एक्ट जो है आपका अधिनियम लागू हुआ है, इसीलिए लागू हुआ है कि इनके जो भी अधिकार हैं उनका कोई हनन ना हो, उनके जो भी हक हैं उनको जो है वो मिले। ठीक है, यह व्यक्तियों के समानता और गैर भेदभाव के अधिकारों का समर्थन करता है, यानी जो भी RPWD एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो भी दिव्यांगजन व्यक्ति हैं या दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को समानता का अधिकार मिले, उनको भी भेदभाव को जो या फिर जो भी भेदभाव उनके समाज में होता है उनका जो है भेदभाव ना हो, उनका लोग समर्थन करें। ठीक है, उन्हें क्रूरता, अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार दिलाता है। ये जो अधिनियम है, जो भी क्रूरता होता है या उनके साथ जो भी अमानवीय व्यवहार होता है या दुर्व्यवहार के खिलाफ जो भी उनको सुरक्षा की बात होती है तो उसमें जो है उनका अधिकार मिले। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर उनके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए उनको एक अधिकार दिलाता है RPWD एक्ट। ठीक है, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भी दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक जब तक जो है आपका ये RPWD एक्ट 2016 नहीं लागू हुआ था तब तक जो है शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको कितना
3% आरक्षण दिया जाता था। लेकिन जब ये 2016 का जो अधिकार अधिनियम है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, ये जब लागू हुआ तब इस आरक्षण को 4% कर दिया गया। यानी जब 1995 में लागू हुआ था तब कितना था, 3% था। उसके बाद जब 2016 में लागू हुआ तो इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 4%। यानी जो इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, ठीक है, सरकारी विभाग में नौकरी के लिए जो अप्लाई करता है या नौकरी करता है तो उसको 4% आरक्षण दिया जाता है। पहले जो 1995 में लागू हुआ था उसमें क्या था, 3% था। लेकिन जब 2016 में लागू हुआ तो कितना बढ़ा के कर दिया गया, 4%। ठीक है। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये जो अधिनियम लागू हुआ है इसके अंतर्गत जो भी बच्चे बेंचमार्क विकलांगता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, उनको 6 से 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो किसमें की जाती है, निःशुल्क दी जाती है। ठीक है, किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं वो, तो उसमें क्या है, अगर वो 6 से 18 वर्ष के हैं तो उनकी जो शिक्षा होती है वो क्या की जाती है, निःशुल्क दी जाती है इस अधिकार के, ये इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। यानी जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उनको सशक्त बनाने के लिए जो ये भारत सरकार है हमारी, उसने भी जो है एक नया कार्यक्रम बनाया, नया जो है अभियान बनाया है, वो था सुगम्य भारत अभियान, जो कि 15 दिसंबर 2015 को लागू किया गया था। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। यानी कि भारत सरकार जो है वो भी चाहती है कि जो दिव्यांग जन है या दिव्यांग व्यक्ति हैं वो भी जो है सशक्त बने। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो है कानून बनाया, अभियान लागू किया या शुभारंभ किया, जो कि कब लागू हुआ था, 15 दिसंबर 2015 को। किस नाम से, सुगम्य भारत अभियान के नाम से। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 दिसंबर 2015 को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सक्षम और बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना था। ये जो अभियान है इसको लागू करने का जो एक उद्देश्य वो यही है कि जो दिव्यांगजन है, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए जो सक्षम और बाधा रहित वातावरण, यानी जो भी वातावरण उनको मिले, उस वातावरण में उनको किसी भी तरीके की बाधा ना मिले। ठीक है, उनको जो भी उनकी इच्छा है, उनकी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग उनको चीज़ें उनको वहाँ पे मिले, किसी भी तरीके की बाधा ना हो, जो भी उनका जो वातावरण हो वो सही हो, बाधा रहित हो। ठीक है, तो इस जो ये अभियान है उसके तहत इस चीज़ का प्रावधान है। ठीक है, सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत भी की गई थी। 2015 में सुगम्य भारत किया गया था। ठीक है, और 2016 में इन्होंने ऑनलाइन मंच भी जो है लागू किया, इसकी शुरुआत करी कि सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत की। बहुत सारे दिव्यांगजन होते हैं कि बाहर नहीं जा सकते, तो उनके लिए जो है क्या किया गया, ऑनलाइन मंच तैयार किया गया, जो सुगम्य पुस्तकालय की नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहाँ दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबंधित सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन का मतलब यही होता है कि इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे उन सभी सब पुस्तकों को वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जो है सुगम्य पुस्तकालय जो है उसके माध्यम से। ठीक है, तो ये भी एक सुविधा जो है 2016 में लागू की गई थी। किस नाम से, सुगम्य पुस्तकालय के नाम से। ठीक है, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं। यानी जो व्यक्ति देख नहीं सकते, जो नेत्रहीन है, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई कि अगर वो देख नहीं सकते हैं तो अगर वो मोबाइल फ़ोन से चीज़ों को अगर सुन सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते लेकिन उस चीज़ों को सुन सकते हैं, या फिर फ़ोन जो है या फिर टैबलेट के माध्यम से, या फिर जो कंप्यूटर है, या फिर जो ब्रेल डिस्प्ले भी जो है दिया गया उनको कि इस माध्यम से वो पढ़ाई कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, जिस माध्यम से मतलब जो भी उनके लिए जरूरी चीज़ें थी, जरूरी उपकरण थे, उनको भी यहाँ पे उनकी सुविधा के लिए दिया गया है। भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान UID कार्ड भी शुरू किया गया है। ये जो UID कार्ड है ये भी जो है जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए ये शुरू किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है तो वो अपना कार्ड बनवा सकता है, उस कार्ड को जो है वो कहीं भी किसी भी जगह पे यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये जो UID कार्ड है ये भारत सरकार के द्वारा ही जो है एक दिव्यांग पहचान के लिए जारी किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिव्यांगजन या RPWD एक्ट के बारे में थी। ठीक है, अब इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या फिर आगे आने वाले जो है टाइम में पूछे जाने की संभावना, उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए इनमें से कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं होगी। यानी जो दृष्टिबाधित का मतलब कि वो देख नहीं सकता, एक व्यक्ति है वो देख नहीं सकता है, तो उस विद्यार्थी के लिए इनमें से कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं होगी, निगेटिव बताना। यानी कि चार ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो उपयुक्त हैं उसके लिए, और एक ऐसा ऑप्शन है जो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, पहला है स्पर्शिक ग्लोब। तो जो दृष्टिबाधित है वो देख नहीं सकता, तो स्पर्श करके वो ग्लोब को समझ सकता है, तो ये तो उसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, दूसरा है कि छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। तो छोटे अक्षरों वाली अगर पुस्तक उसको दिया जाता है तो वो उसके किसी भी काम की नहीं आएगी, क्योंकि उसको देखना ही नहीं आता, वो देख ही नहीं पाता, तो ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तीसरा है ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। अगर ब्रेल लिपि की कोई पुस्तक दी जाती है तो वो जो दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकता, वो स्पर्श करके चीज़ों को समझ सकता, पढ़ सकता, तो ये उसके लिए उपयुक्त मानी जाएगी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो नेगेटिव है वो है छोटे अक्षरों वाली पुस्तक। अगर छोटे अक्षरों वाली पुस्तक किसी व्यक्ति को दिया जाता है जो दृष्टिबाधित तो जो देख नहीं सकता, वो उसके किसी भी काम के लिए नहीं आएगी, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका है। ठीक है, यानी कि जो ये अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, इसके अंतर्गत बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का जो उचित तरीका है वो क्या है। पहला है मानसिक मंदिता, यानी कोई भी व्यक्ति है वो मानसिक रूप से जो है क्या है, दिव्यांग है। ठीक है, तो उसको संबोधित करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा तरीका उचित होगा। तो मानसिक मंदिता, दूसरा है व्यक्ति जैसे जिसे बौद्धिक अक्षमता है, तीसरा है कि बौद्धिक रूप से विकलांग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम किस नाम से या किस तरीके से हम जो है उसको संबोधित कर सकते हैं, तो बौद्धिक रूप से विकलांग। हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से जो है बीमार, मानसिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है बौद्धिक रूप से विकलांग है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी अधिगम असक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कौन सी असक्तता है, कौन सी जो है दिव्यांगता है जो किसी व्यक्ति के संतुलन को, जो शारीरिक निपुणता या फिर हाथ आँख या सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी असक्तता है जिसमें व्यक्ति की जो शारीरिक जो है एक्टिविटी है, उसके हाथ पैर काम ना करते हो, सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती हो। ठीक है, तो उसमें कहने का मतलब वही कि उसके जो है जो शारीरिक अंग है उसको वो मूवमेंट ना कर पाता हो, तो कौन सी जो है असक्तता है जो कि प्रभावित करती है। पहला है पठन वैकल्य। तो पठन वैकल्य इसमें नहीं होगा, क्योंकि पठन वैकल्य जो है पढ़ने से संबंधित विकार है। गुणज वैकल्य आपका जो है गणित से संबंधित है। भाषा वैकल्य जो आपकी भाषा से संबंधित विकार है, यानी कोई बच्चा जो है भाषा को समझने में, पढ़ने में, बोलने में उसको दिक्कत होती तो भाषा वैकल्य है। गति समन्वय वैकल्य होगा, यानी कि वो किसी भी अंग को अपने मूवमेंट नहीं कर पा रहा, गति नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका में कौन सी समस्या हो सकती है। कोई भी एक बालिका है जो कि मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं ये बताना है। पहला है आत्मविश्वास की कमी, दूसरा है सीमित बातचीत करना, तीसरा है स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना, चौथा है से इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी लड़की हो या लड़का हो, कोई भी बच्चा व्यक्ति हो, अगर उसमें मानसिक रूप से विकलांग है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो वो खुद के काम नहीं कर पाएगा, उसको खुद के काम करने में उसको क्या होगा, कठिनाई महसूस होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा कि स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना। कोई भी काम अगर खुद का भी करती है तो भी उसमें उसको जो है कठिनाई होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त होते हैं। यानी जो विकलांग बालक होते हैं क्या वो सिर्फ मानसिक रूप से दोषयुक्त होते हैं? बिल्कुल नहीं। विकलांग की श्रेणी में मानसिक ही नहीं होता बल्कि उसमें शारीरिक भी होता है। या कई सारे हमने बताया ना कि 21 जो है दिव्यांगताएं होती विकलांगता की श्रेणी में, तो सिर्फ मानसिक रूप से जो दोषयुक्त हैं, जो मानसिक रूप से जो है अशक्त हैं या दिव्यांग हैं, उनको हम सिर्फ जो है विकलांगता की श्रेणी में नहीं ला सकते। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त, तो ये भी गलत होगा। तीसरा है केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त, ये भी गलत है। फोर्थ है कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो विकलांग बालक हैं
वो जो है ऐसे बालक हैं जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक इन तीनों रूप में जो है विकलांग होते हैं, दोष युक्त होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाज में रहकर वो जो है एक दूसरे से बात नहीं कर पाता, यानी संप्रेषण का मतलब उसको बात करने में दिक्कत होती है, ठीक है, आपस में बातचीत करने में, कन्वर्सेशन करने में दिक्कत होती है। तो ये बताना कि कौन सी ऐसी विकलांगता है जो मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से जो है संबंधित है। पहला है वाचन वैकल्य, दूसरा है स्वलीनता, तीसरा अधिगम असहायता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति जो है उसको वो विकलांगता की उस श्रेणी में आता है जिसमें उसको सामाजिक अंतःक्रियाओं में यानी समाज में रहकर व्यक्ति उससे बातचीत नहीं कर पाता है, अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाता है, यानी जो भी कन्वर्सेशन आपस में करते हैं लोग वो उसमें उसको कठिनाई होती है। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है स्वलीनता की कमी होगी, ठीक है, स्वलीनता इसमें होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, वो स्वलीनता की कठिनाई से संबंधित है, स्वलीनता से, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृष्टि दोष युक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। जो दृष्टि दोष युक्त यानी जो बच्चे देख नहीं पाते या जो छात्र देख नहीं पाते उनको शिक्षा किस तरीके से देनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि वे पढ़ने के योग्य नहीं है, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति पढ़ने के योग्य होता है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो चाहे श्रवण बाधित हो। तो ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि वो पढ़ने के योग्य नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा है कि उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, यहाँ पे आपका बालकों होगा, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, समावेशी का मतलब है कि सबको एक साथ बैठा के एक ही छत के नीचे बच्चों को पढ़ाना, वो होता है समावेशी शिक्षा। चाहे उसमें आपके दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो या मूक बधिर हो, जो भी बच्चे हों उन सभी को सामान्य बच्चों के साथ जो है एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। चाहे दृष्टि दोष युक्त बालक हो, चाहे मूक बधिर हो, चाहे जो है आपका जो है किसी भी जो है दिव्यांगता की श्रेणी में आते हो, उन सभी बच्चों को एक ही साथ जो है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे शारीरिक गति विकलांगता यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी जो शारीरिक अंग हैं, उसके शरीर के जो भी अंग हैं वो क्या है, गति नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस श्रेणी में है वो कि शारीरिक गति विकलांगता से जो है वो ग्रसित है। तो उन शिक्षार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण कौन सा है। पहला व्हील चेयर, दूसरा बड़ी मुद्रण वाली किताबें, तीसरा शब्द बोलने वाला सॉफ्टवेयर, चौथा स्पर्श वाली किताबें। तो जहाँ पे शारीरिक गति से संबंधित है तो वहाँ मुद्रण वाली किताबों से कोई मतलब नहीं है। शब्द बोलने वाला सॉफ्टवेयर ऐसे इससे भी कोई मतलब नहीं है। स्पर्श वाली किताबें ये भी इसका संबंध नहीं, क्योंकि वो जो है शारीरिक गति विकलांगता से जो है ग्रसित है। तो उसका जो है तकनीक, उसके लिए जो सहायक तकनीकी है वो है आपका व्हील चेयर। क्योंकि जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को मूवमेंट नहीं कर पा रहा, उठ नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, कहीं चल नहीं पा रहा, तो उसके लिए व्हील चेयर उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सहायक तकनीकी होगी या तकनीकी उपकरण होगा, जिसके सहारे से वो जो है उस पर बैठ के अपने शरीर को मूवमेंट करके इधर उधर जा सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये जो है व्हील चेयर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है शारीरिक गति विकलांगता वाले लोगों के लिए, जो अपने शरीर को इधर उधर घुमा नहीं पाते, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं। तो उनके लिए जो व्हील चेयर है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु सही युग्म है। सही युग्म बताना है कि कौन सी ऐसी जो है दिव्यांगता है और उससे संबंधित जो छात्र हैं उनके समावेशन हेतु कौन सा जो है सही युग्म है, ठीक है। पहला है गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर का प्रावधान, बिल्कुल सही है। अगर गुणज वैकल्य का मतलब जो भी गणित में कमजोर है उनके लिए अगर कैलकुलेटर का प्रावधान किया जाए तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्यों सौंपना, यानी पठन वैकल्य मतलब अगर पढ़ने से संबंधित उसको विकार है, वो पढ़ नहीं पाता है, अगर उसको लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपते हैं, यानी लंबे लंबे जो है उसको जो है पैराग्राफ देते हैं लिखने के लिए, तो उसको दिक्कत होगी। ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि उसको पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है, तो वो कहाँ लिख पाएगा।
तीसरा है कि श्रवण दोष ऑडियो टेप देना। अगर उसको सुनने में दिक्कत है, अगर उसको ऑडियो टेप दे रहे हैं कि आप इस ऑडियो टेप से जो है चीज़ों को सुनकर या कहानी को सुनकर इसका जो है इसका जो संक्षेप में सार बताइए, क्या जो है इसका उद्देश्य बताइए, तो वो कहाँ बता पाए, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा कि दृश्य हानि, यानी कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, अगर किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, उसको दृष्टि हानि है, दृष्टिबाधित है वो, अगर उसको चित्रों वाली पुस्तकें देकर आप कहते हैं कि इसमें बताइए इस पुस्तक में कौन कौन से चित्र हैं, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें दृश्य हानि, वो देख ही नहीं सकता, तो कहाँ बता पाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। गुणज वैकल्य, उसके लिए कैलकुलेटर का प्रावधान, अगर गणित में वो कमजोर है, सवालों को सॉल्व नहीं कर पा रहा, अगर उसको कैलकुलेटर देते हैं तो उसके लिए वो आसान होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को, यानी कोई एक विद्यार्थी उसको दृष्टिबाधिता नहीं, देख नहीं पाता है, तो उसके जरूरतों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण, यानी जो दृश्य से संबंधित प्रस्तुतिकरण हो उनको जो है उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तीसरा कि बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। और चौथा कि बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो वो देनी चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चा है वो दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता है, तो उसको ऐसी चीज़ें देनी चाहिए कि जिसको वो स्पर्श करके जो है समझ पाए। ठीक है, तो विविध प्रकार के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण, अगर कोई भी प्रस्तुतिकरण आप दृश्य से संबंधित है, यानी मान लीजिए आप उसको टीवी दिखा देते हैं, टीवी लगा के रख देते हैं कि आप इसको देखिए, तो कहाँ देख पाए, क्योंकि उसको दिखाई ही नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा कि कई प्रकार की स्पर्शनीय, यानी कि कोई भी जो है चीज़ है जिसको वो स्पर्श करके चीज़ों को समझ सकता है, तो वो उसके लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। तो कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा जो है दृष्टिबाधित है तो उसको समझाने के लिए, फिर उसकी ज़रूरतों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि कई प्रकार की स्पर्शनीय, जिसको स्पर्श करके हस्त कौशल सामग्री देना चाहिए, जिससे वो चीज़ों को समझ पाए। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। पठन वैकल्य जो है ये किस प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। पहला है अधिगम विशिष्ट, दूसरा है संवेदी, तीसरा है व्यवहारात्मक और चौथा गत्यात्मक। तो पठन वैकल्य यानी कि चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो उससे क्या संबंधित है, उससे संबंधित है आपका अधिगम विशिष्ट। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके टोटल 11 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसी से संबंधित आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, या आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेम टू सेम कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन लगभग आपके जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका जो सीटेट है अच्छे नंबरों से निकले। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, जो है क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।